और आइए बात कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। बड़ी खबर, आज देश के लिए बहुत बड़ा दिन था। देश 73वां गणतंत्र उत्सव मना रहा था, लेकिन हम आपको जो तस्वीरें दिखाएंगे, सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे आज की तस्वीर। यह है 73वें गणतंत्र की तस्वीर, जब देश राजपथ पर ताकत दुनिया को दिखा रहा था। लेकिन आपको मैं दिखाने जा रहा हूं पहले गणतंत्र की तस्वीर, 1950 की तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा, यह 1950 की तस्वीर, फुल स्क्रीन जरा दिखाऊं। देखिए 1950 में किस तरह से गणतंत्र दिवस समारोह मनाया जा रहा था। फुल स्क्रीन देखिए जरा। और आपको बताऊं, उस वक्त देखिए कैसे राष्ट्रपति बग्घी में जाया करते थे। यह 1950 के गणतंत्र की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं आपको बताऊंगा कि आखिर गणतंत्र कितना बदल गया, वो बातें जो आज तक आप नहीं जानते थे। 1950 और 2022 में कितना फर्क आ चुका है, तब के गणतंत्र और आज के गणतंत्र में कितना फर्क है। बहुत सी वो चीजें जो पहली बार उस दौरान हुई थी, वो आपको बताने जा रहा हूं। देखिए जरा, ये आपके सामने तस्वीरें 26 जनवरी। आपको बड़ी दिलचस्प बात मैं बताने जा रहा हूं कि 26 जनवरी को पहले गणतंत्र दिवस नहीं बल्कि स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। 26 जनवरी 1930 क्यों मनाया जाता था, ये आपको बता रहा हूं। 1930 में क्या हुआ था, पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी, वो 26 तारीख ही थी, 26 जनवरी के दिन। उसके बाद 1949 में संविधान सभा ने 26 नवंबर को 1949 में संविधान सभा ने संविधान को अपनाया, और ठीक 2 महीने बाद तारीख आ रही थी 26 जनवरी। इसका सीधा ताल्लुक स्वराज से भी था, इसलिए 26 जनवरी 1950 को ही संविधान को लागू कर दिया गया, और संविधान लागू होने से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस घोषित कर दिया गया। यह है बड़ी वजह। इसके अलावा आपको बताऊं, 26 जनवरी 1950 को सुबह 10:18 पर भारत गणतंत्र बना था। वक्त था सुबह 10:18। सुबह 10:24 पर राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस पद की शपथ ली थी। 26 जनवरी 1950 को पहली परेड हुई थी, और यह पहली परेड कहां हुई थी, देखिए जरा। पहली परेड सुबह नहीं हुई थी, पहली परेड शाम को हुई थी। राजपथ पर नहीं होती थी पहली परेड, यानी जब पहले शुरुआत हुई तब राजपथ पर यह परेड नहीं होती थी। यह दिल्ली के इरविन स्टेडियम में, तब उस वक्त इरविन स्टेडियम में गणतंत्र का जश्न होता था। इरविन स्टेडियम का नाम 1951 में नेशनल स्टेडियम रख दिया गया। इसको मूव करेंगे। 26 जनवरी 1950 पहली बार गणतंत्र दिवस समारोह में पहुंचे थे, बग्घी में बैठकर राष्ट्रपति पहुंचे थे। 1955 में पहली बार राजपथ पर गणतंत्र परेड, जो परेड आज आपने देखी है, इसकी शुरुआत 1955 में हुई थी। 1956 में पहली बार परेड में हाथी और घोड़े शामिल किए गए थे। 1973 में पहली बार इसमें मिसाइल शामिल हुई थी, पहले मिसाइलों का प्रदर्शन नहीं होता था। 1973 से शुरू हुआ। मूव करेंगे इसे आगे। लेकिन आइए अब आपको बताता हूं, दरअसल संविधान लागू हुआ था गणतंत्र दिवस के दिन, और इस संविधान की कुछ खास बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं पोस्टर ग्राफिक्स के जरिए। यह है आपके सामने, देखिए जरा। दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है भारत का। एक बात जो शायद आपको ना पता हो, भारत का संविधान हाथ से लिखा हुआ दस्तावेज है। संविधान को हाथ से लिखा गया है। संविधान की 2 कॉपी हाथ से लिखी गई हैं, और इसे हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया है। अंग्रेजी कॉपी में आपको बताऊं 1,17,369 शब्द शामिल हैं। इसे लिखने में 254 कलम की निब का इस्तेमाल हुआ था। 254 कलम की निब का इस्तेमाल हुआ था। संविधान की असली कॉपी आप जानते हैं कि आज भी संसद की लाइब्रेरी में रखी हुई है। यह कॉपी को हीलियम के बॉक्स में रखा गया है, जिससे कॉपी खराब ना हो। संविधान बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का वक्त लगा, और अंतिम रूप देने में से पहले संविधान पर आपको बताऊं चर्चा हुई बाकायदा, और बहस हुई। तब इसमें 2000 से ज्यादा संशोधन किए गए थे। उस वक्त संविधान में जब लाया गया तो संशोधन 2000 हुए थे। इस पर संविधान सभा के 284 सदस्यों के हस्ताक्षर भी हैं, और इन सदस्यों में 15 महिला सदस्य भी शामिल थी। सोचिए जरा, उस वक्त 1950 के दौरान 10 देशों के संविधान की अच्छी बातों को इस संविधान में शामिल किया गया है, और दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान हमारे देश का संविधान माना जाता है। और आइए अब आपको बताने जा रहे हैं आज का जो
गणतंत्र दिवस था, कुछ खास था। यह तस्वीर जरा फुल स्क्रीन में दिखाऊं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह तस्वीर आप देख रहे हैं, घोड़े को दुलरा रहे हैं। देखिए जरा, प्रधानमंत्री चल कर आए, एक घोड़े को सहला रहे हैं, उसको थपथपा रहे हैं। ऐसी तस्वीर बहुत कम देखने को मिलती है। राजपथ पर यह घोड़ा खड़ा हुआ था, प्रधानमंत्री देखिए आए हैं, अंगरक्षक घोड़े पर बैठा था, प्रधानमंत्री ने उसे हाथ से सहलाया है। प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी खड़े हुए हैं। राजपथ की तस्वीर आप देख रहे हैं। इस घोड़े का नाम विराट है। अब सोचिए जरा, इस घोड़े को प्रधानमंत्री क्यों दुलरा रहे हैं, क्या वजह है? ऐसा अमूमन बहुत कम देखने को मिलता है। आइए अब आपको दिखाने जा रहे हैं ये घोड़ा आखिर है क्या, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के राष्ट्रपति से इसका क्या ताल्लुक है। देखिए आपके सामने ग्राफिक्स है, ये देख रहे हैं आप, ये आप देख रहे हैं। कुछ इसी अंदाज में प्रधानमंत्री इस घोड़े को दुलरा रहे थे। अब इस घोड़े के बारे में जान लीजिए। इसका नाम है विराट। राष्ट्रपति के सुरक्षा बेड़े में यह विराट तैनात था। आज आखिरी दिन था, अब यह रिटायर हो रहा है। इस घोड़े की खासियत आपको बताऊं, जर्मन नस्ल का यह घोड़ा है। 3 साल की उम्र में इसे लाया गया था। जब यह 3 साल का था, 2003 में रिमाउंट ट्रेनिंग स्कूल में बाकायदा इस घोड़े की ट्रेनिंग हुई थी। परेड में सबसे भरोसेमंद घोड़ा था यह विराट। लगभग 18 महीने तक इसकी ट्रेनिंग हुई और इस ट्रेनिंग के बाद 19 साल बाद अब यह सेवा से रिटायर हो रहा है। और 13 बार, सोचिए जरा, 13 बार गणतंत्र दिवस परेड में यह घोड़ा शामिल हो चुका था। 13 बार शामिल होने वाला इकलौता घोड़ा यह विराट है। सेवाओं को देखते हुए इसे कई सम्मान भी दिए जा चुके हैं और आपको बताएं, कमांडेशन कार्ड से भी इसे नवाजा गया है विराट को। यह इसकी खासियत है। आइए अब आपको बताने जा रहे हैं, इन्हीं तस्वीरों के दरमियान एक और तस्वीर देखने को मिली। ये जो मैंने विराट के बारे में आपको बताया, ये जो विराट घोड़ा है, ये दरअसल ये जो राष्ट्रपति है, फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें दिखाऊं, राष्ट्रपति के जो प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स होते हैं, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, इन्हीं अंगरक्षकों के बेड़े में शामिल होते हैं ये घोड़े। इन घोड़ों पर, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, इन घोड़ों पर राष्ट्रपति के अंगरक्षक सवार होते हैं। ये है राष्ट्रपति का सुरक्षा दस्ता, जिसमें खास किस्म के अंगरक्षक होते हैं। इसी का हिस्सा था विराट। आइए आपको, जब बात प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स की हो रही है, यानी राष्ट्रपति के अंगरक्षकों की, तो इन अंगरक्षकों की खासियत भी आपको दिखाते हैं, जो आज आपने परेड के दौरान देखी होगी। देखिए जरा क्या खासियत है इनकी, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। राष्ट्रपति की सुरक्षा करते हैं ये खास बॉडीगार्ड, उनकी हर वक्त सिक्योरिटी में रहते हैं। सेना की घुड़सवार रेजिमेंट का हिस्सा होते हैं ये, और सेना की सर्वोच्च यूनिट में ये प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स माने जाते हैं। ये यूनिट आपको बताऊं, राष्ट्रपति भवन के अंदर ही रहते हैं। जाट, सिख, राजपूत रेजिमेंट को इसमें प्राथमिकता दी जाती है। राष्ट्रपति बॉडीगार्ड की लंबाई मैं आपको बताऊं बहुत अहम है। ये जो बॉडीगार्ड्स होते हैं प्रेसिडेंट के, बॉडीगार्ड की लंबाई के लिए 6 फीट होना सबसे ज्यादा जरूरी है। स्वतंत्रता से पहले आपको बताऊं, इसकी योग्यता थी 6 फीट 3 इंच का बॉडीगार्ड होना ही होना चाहिए, जो आ रहा है भर्ती होने। राष्ट्रपति की सुरक्षा यूनिट में 4 ऑफिसर्स होते हैं। इसके अलावा 11 जेसीओ और 161 जवान इसमें शामिल होते हैं। अंग्रेजों की बनाई यूनिट है प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स, पीबीजी। उस वक्त अंग्रेजों के जमाने में गवर्नर जनरल ने इस रेजिमेंट का इसका गठन किया था, और पहली बॉडीगार्ड यूनिट 1773 में बनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बतौर पैदल सेना इनकी भर्ती की थी उस वक्त। और मुगल हाउस से आपको बताऊं कि 50 सैनिकों को चुनकर इसमें शामिल किया गया था। आज भी यह रेजिमेंट सुरक्षा करती है राष्ट्रपति की। आइए अब आपको बताने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हम बात कर रहे थे, वो आज एक जुदा अंदाज में नजर आए। देखिए जरा तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सर पर टोपी लगी थी, गले में गमछा था। प्रधानमंत्री इस अंदाज में अमूमन कम नजर आते हैं, लेकिन इस तरह की तस्वीर जब पीएम की आई तो इस सवाल होने लगे कि आखिर प्रधानमंत्री की आज ये लुक, ये वेशभूषा कुछ अलग है, पहनावा कुछ अलग है, तो इसे सीधे चुनाव से जोड़ दिया गया कि इससे चुनाव का भी कोई ताल्लुक है। तो आइए आपको बताने जा रहा हूं क्या इसका चुनाव से कोई ताल्लुक है। देखिए जरा, प्रधानमंत्री एक खास तरह के लिबास में थे। देखिए जरा, सर पर काले रंग की टोपी थी, और इसके अलावा इस टोपी को उत्तराखंडी टोपी कहते हैं। उत्तराखंडी टोपी पहने दिखे पीएम। मसूरी से इस टोपी को भेजा गया था, और टोपी की खासियत थी उस पर ब्रह्म कमल बना हुआ है। अगर आप नजदीक से देखें, ब्रह्म कमल उत्तराखंड का राज्य पुष्प है, और केदारनाथ धाम में ब्रह्म कमल से पूजा संपन्न होती है। यह इसकी खासियत है। इसी पुष्प के नाम पर
टोपी का नामकरण किया गया और इसे सीधे चुनाव से जोड़ दिया गया कि उत्तराखंड टोपी लगाई है तो उत्तराखंड चुनाव से इसका ताल्लुक है। दिवंगत सीडीएस बिपिन रावत अक्सर इस तरह की टोपी पहनते थे। आपको याद होगा जनरल रावत को श्रद्धांजलि माना जा रहा है प्रधानमंत्री का यह लिबास और यह टोपी, और खास तौर पर इस दौर में उत्तराखंड में चुनाव है तो सीधे उत्तराखंड चुनाव से जोड़ दिया गया। उत्तराखंडी टोपी को चुनावी संकेत माना जा रहा है कि उत्तराखंड के लोग इस जरिए से क्या जज्बाती रूप से भी जुड़ाव महसूस करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री का गमछा आपने देखा होगा, गले में जो गमछा था ये मणिपुर का गमछा था। प्रधानमंत्री ने जो गले में डाल रखा था गमछा, ये मणिपुर में भी चुनाव है। मणिपुर में इस गमछे को लेंग्यान कहते हैं जो पीएम ने डाला हुआ था। मणिपुर में भी जल्द चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में टोपी गमछे से चुनावी संकेत निकाले जा रहे हैं। आइए अब आपको दिखाने जा रहे हैं इस तमाम तस्वीरों के बीच एक तस्वीर आई जो पूरे देश को गर्व करने के लिए, फख्र करने के लिए काफी थी। यह तस्वीर देखिए जरा, यह है क्लॉक टावर लाल चौक। अगर आप श्रीनगर गए हो तो यह घंटा घर बना हुआ है और इसके ऊपर आज तक कभी झंडा नहीं फहराया गया। आपको बताऊं 370 जब हटाई गई थी तो यहां भारी सुरक्षा बल मौजूद थे, परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। लेकिन यह तस्वीर यह बता रही है कि कितना बदल गया। फुल स्क्रीन जरा मैं तस्वीरें दिखाऊं, देखिए जरा कैसे बाकायदा क्रेन से दो शख्स जो आप देख रहे हैं, ये इनका नाम है साजिद यूसुफ और साहिल भट्ट। ये देखिए लाल चौक पर न सिर्फ तिरंगा फहराया जा रहा है बल्कि बच्चे भी पहुंचे झंडा लेकर। अब से कुछ साल पहले तक कोई हिम्मत नहीं कर सकता था कि लाल चौक में तिरंगा फहरा ले। ये 370 हटने के बाद ही संभव हुआ। प्रधानमंत्री का क्या ताल्लुक है लाल चौक से, ये भी आपको बताएंगे। पहले देखिए ये आखिर कैसे मुमकिन हुआ। तो ये आपके सामने है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लाल चौक पर गए थे। लेकिन पहले ये तस्वीर देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं लाल चौक पर पहली बार गणतंत्र का जश्न मनाए। लाल चौक के घंटा घर पर तिरंगा फहराया गया क्रेन से। सोचिए क्रेन से घंटा घर पर इस तिरंगे को लगाया गया है। 1992 में तिरंगा यात्रा में यह इस झंडे को फहराया गया था। आपको बताऊं 1992 में प्रधानमंत्री मोदी ने लाल चौक पर तिरंगा फहराया था। इस घंटा घर पर नहीं, लाल चौक जो मार्केट है श्रीनगर का, वहां एकता यात्रा के दौरान तिरंगा फहराया था और मुरली मनोहर जोशी उस वक्त टीम के सदस्य थे। 15 मिनट तक लाल चौक पर उस वक्त अफरा तफरी मची हुई थी। तिरंगा फहराकर संपन्न हुई थी एकता यात्रा। 92 में मोदी ने 15 मिनट में उस वक्त तिरंगा फहराया था। सोचिए वो तब जब आतंकियों और अलगाववादियों ने धमकी दी थी कि लाल चौक में आप तिरंगा नहीं फहरा सकते, तिरंगा ना फहराने की बाकायदा धमकी दी गई थी। लोग डरे और खौफ में थे। आपको बताऊं ये जो आप देख रहे हैं मॉस्को के रेड स्क्वायर के नाम पर लाल चौक का नाम रखा गया है। आइए अब आपको सुनवाने जा रहा हूं जिस शख्स को आपने लाल चौक पर झंडा फहराते हुए देखा है, उसका नाम है साजिद यूसुफ। उसने अपनी मां को भी खो दिया इन्हीं आतंकवादियों की वजह से। जरा उसको सुनिए जिसने तिरंगा फहराया है। यहाँ पर सिर्फ पाकिस्तानी फ्लैग्स फर्ल होते थे, लेकिन ये एक दब्बा था हमारे लिए, ये एक हमारी सोच पे दब्बा था। ये चेंज करने के लिए साजिद भाई ने और हमने ये फैसला किया कि इस बार चाहे जो भी हो हम हिस्ट्री को चेंज करके रहेंगे। हमने लेकिन उस इतिहास को बदलने के लिए क्लॉक टावर पे आज तिरंगा लहराया। इस फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कि कोई दो इंडियंस ऐसा कर पाए। कश्मीर के एक कोने पे एक कश्मीरी बैठा है जो फ्लैग लगा रहा है, लेकिन ये ऐसी जगह थी जहां सिर्फ पाकिस्तानी फ्लैग आपको मिलते थे। हमने उस कोशिश को, उस जो एक सोच को, या एक ऐसी धारा थी या ऐसे लोग थे, उनको अपोज करने के लिए आज हमने तिरंगा लहराया। और एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाल चौक से क्या ताल्लुक है। 1992 की तस्वीर में दिखा रहा हूं, ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ये मुरली मनोहर जोशी है। उस वक्त लाल चौक पर पीएम मोदी तिरंगा फहराने गए थे 1992 में। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 370 को उखाड़ फेंका और उसके बाद आज कश्मीर के लोग खुशी से तिरंगे को फहराते हैं। आज उनके अंदर वो डर और खौफ नहीं है। ये फर्क है तब में और अब में। कम से कम आज आप लाल चौक पर तिरंगे झंडे को लहराते हुए देख सकें। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर यह है कि आज गणतंत्र दिवस के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहीदों को श्रद्धांजलि देने गए थे, लेकिन शहीदों का बलिदान और उस पर सियासी घमासान देश में जारी है, वो भी गणतंत्र दिवस के दिन। सोचिए जरा, यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं।
26 जनवरी 2018 की तस्वीर दिखा रहा हूं। उस वक्त प्रधानमंत्री अमर जवान ज्योति पर गए थे श्रद्धांजलि देने के लिए। यहां अमर जवान ज्योति पर प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि दी और उसके बाद गणतंत्र की शुरुआत हुई। आज की तस्वीर दिखाता हूं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉर मेमोरियल पर गए। ये राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, जवानों को श्रद्धांजलि दी और उसके बाद गणतंत्र की शुरुआत हुई। लेकिन अमर जवान ज्योति और वॉर मेमोरियल को लेकर फिर से घमासान शुरू हो गया। देखिए कैसे इस पर सियासत कैसे जारी। अखिलेश यादव ने बाकायदा ट्वीट किया। आज अखिलेश ने क्या ट्वीट किया, इस तस्वीर को देखने के बाद उन्होंने लिखा, अमर जवान ज्योति की स्मृति में आज 26 जनवरी को अपने अपने स्तर पर एक ज्योति जलाएं और मिलकर एक देश की आवाज उठाएं। आज 26 जनवरी को संकल्प उठाएंगे, अमर जवान ज्योति फिर से जलाएंगे। अमर जवान ज्योति का अपमान करने वालों को देश माफ नहीं करेगा। इससे पहले राहुल गांधी ने आज ही ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, 1950 में गणतंत्र दिवस पर देश ने विश्वास के साथ सही दिशा में पहला कदम बढ़ाया। देखिए राहुल ने फोटो कौन सी ट्वीट की थी, अमर जवान ज्योति की, वॉर मेमोरियल की नहीं। क्यों? क्योंकि वॉर मेमोरियल प्रधानमंत्री मोदी ने बनवाया है, इसलिए राहुल ने भी अमर जवान ज्योति की तस्वीर ट्वीट की है। सोचिए यहां सियासत भी शहादत के नाम पर कैसे बढ़ जाती है। सत्य और समानता के उस पहले कदम को नमन, राहुल गांधी ने लिखा, गणतंत्र की शुभकामनाएं। सोचिए जरा, बहुत दुख। राहुल ने 21 जनवरी को ट्वीट किया था, बहुत दुख की बात है कि जवानों के लिए जो अमर जवान ज्योति जलती थी उसे बुझा दिया जाएगा। कुछ लोग देश प्रेम व बलिदान नहीं समझ सकते, कोई बात नहीं, हम अपने सैनिकों के लिए अमर जवान ज्योति एक बार फिर जलाएंगे। सोचिए जरा। अब राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद अभी कुछ मिनटों पहले अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, वो ट्वीट दिखा रहे हैं। देखिए जरा अखिलेश यादव ने क्या लिखा है ऊपर, अमर जवान ज्योति वो लिख रहे हैं और ये तस्वीर उन्होंने साझा की है। अगर वो मैं दिखा सकूं, अमर जवान ज्योति फिर जलेगी, अमर रहेगी। देखिए जरा, अमर जवान ज्योति की बात कर रहे हैं अखिलेश भी। इस तस्वीर को उन्होंने अभी कुछ वक्त पहले ट्वीट किया, सिर्फ इसलिए आइए मैं आपको दिखाऊंगा। ये तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा था वो आपने देख ली, लेकिन मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूं अमर जवान ज्योति। देखिए जरा, ये है अमर जवान ज्योति, ये आप देख रहे हैं, ये जो लो आप देख रहे हैं ये अमर जवान ज्योति है। फुल स्क्रीन जरा दिखाऊं मैं और उसके बाद बताऊंगा कि अमर जवान ज्योति को लेकर घमासान मची क्यों हुई है, क्यों आखिर सियासतदान इस पे बटे हुए हैं, क्यों हंगामा बरपा हुआ है। और आइए अब आपको बताता हूं कि अमर जवान ज्योति से इस ज्योति को क्यों हटाया गया। और सोचिए जरा, सियासत इस स्तर पर हो रही है कि एक अमर जवान ज्योति इंदिरा गांधी ने बनाई थी, उसकी शुरुआत की थी, तो राहुल गांधी उसकी फोटो ट्वीट कर रहे हैं। वॉर मेमोरियल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया, तो राहुल गांधी को वो पसंद नहीं। देखिए जरा, ये मैं आपको दिखा रहा हूं अमर जवान ज्योति से ज्योति क्यों हटाई गई, ये आपको बताने जा रहा हूं। बड़ी वजह ये है, ये आप देख रहे हैं इंडिया गेट। 1921 में हुआ क्या, ब्रिटिश सरकार ने इंडिया गेट बनाया था 1921 में। 13,516 शहीदों के नाम इस इंडिया गेट पर लिखे हुए हैं। ये कौन से लोग हैं? जो पहले विश्व युद्ध और एंग्लो अफगान युद्ध के दौरान भारतीय जवान जो गए थे, जो शहीद हुए, उनके नाम है। लेकिन ज्यादातर ब्रिटिश सैनिकों के नाम इस इंडिया गेट पर लिखे हैं। इंडिया गेट के नीचे, ठीक नीचे जो आप देख रहे हैं एक प्लेटफॉर्म, उसके नीचे बना है अमर जवान ज्योति। 1971 युद्ध में शहीद जवानों को यह समर्पित किया गया 1971 वॉर में। यहां प्लेटफॉर्म पर आपको बताऊं, अगर नजदीक से देखें तो प्लेटफॉर्म पर राइफल बैरल पर खड़ी हुई है और राइफल के ऊपर एक हेलमेट रखा हुआ है और इस पर अमर जवान लिखा हुआ है। इसी प्लेटफॉर्म पर एक मशाल जलती है और यह मशाल ही है अमर जवान ज्योति। और अब क्या किया आपको बताऊं कि इंदिरा गांधी ने इसकी शुरुआत की थी। उन्हीं के दौर में 1971 वॉर हुआ था। 1972 से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इस जगह जाकर श्रद्धांजलि देते हैं और फिर गणतंत्र का जश्न होता है। लेकिन अब क्या हुआ, इसे मूव करेंगे आगे। लेकिन अब ये मशाल, ये जो मशाल है यहां से हटाकर शिफ्ट कर दी गई है। कहां शिफ्ट की गई है आइए वो आपको बताने जा रहा हूं। देखिए जरा, उस लो को वहां से हटाकर ये मैं शिफ्ट करने की तस्वीर दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, ये यहां से अमर जवान ज्योति से इस ज्योति को लिया गया और उसके बाद वॉर मेमोरियल पर, ये देखिए जरा, वॉर मेमोरियल पर इस ज्योति को यहां इसमें विलय कर दिया गया। ये वॉर मेमोरियल की तस्वीर दिखा रहे हैं। अमर जवान ज्योति की जो
ज्योति थी उसे यहां विलय कर दिया गया है। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं मैं कि नेशनल वॉर मेमोरियल से आखिर दिक्कत क्यों है और किसे है और इस पर सियासत क्यों हो रही है, ये देखिए जरा। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि अमर जवान ज्योति के पास ही नेशनल वॉर मेमोरियल है, जो मैंने आपको दिखाया, बहुत नजदीक है, ज्यादा दूर नहीं है। इसी स्मारक में अमर जवान ज्योति भी विलीन कर दी गई है। 25 फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्मारक का उद्घाटन किया था। आजादी के बाद आपको बताऊं, शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि है यह स्मारक, और अब तक जितने भी युद्ध हुए, जितने भी जवान शहीद हुए हैं, उन सब के नाम इस स्मारक में लिखे हैं। 25,900 शहीदों के नाम यहां लिखे हैं, 25,900। और अमर जवान ज्योति पर, इंडिया गेट पर 13,500 लिखे थे, तो वो नाम भी यहां लिखे गए। 1971 में शहीद सैनिकों के नाम भी यहां दर्ज कर दिए गए। 40 एकड़ में 176 करोड़ की लागत से इसे बनाया गया है। अब आप सोचिए, ये मोदी ने बनवाया है इसलिए राहुल गांधी को दिक्कत है, लेकिन बनवाना चाहते थे जवाहरलाल नेहरू भी। नेहरू सरकार के सामने 1960 में प्रस्ताव पेश हुआ था इस वॉर मेमोरियल का। सोचिए, 1961 से वॉर मेमोरियल बनाने पर चर्चा शुरू हो गई। स्थायी युद्ध स्मारक की वकालत इंदिरा गांधी ने भी की थी, लेकिन सोचिए, इंडिया गेट की अमर ज्योति को अस्थाई बताया था उस वक्त इंदिरा गांधी ने भी कहा था यह स्थायी नहीं है। युद्ध स्मारक की फाइल नेहरू से लेकर इंदिरा तक 68 सालों तक घूमती रही, लेकिन युद्ध स्मारक नहीं बना। मोदी सरकार ने वॉर मेमोरियल का अप्रूवल दिया और देश का इकलौता मेमोरियल जहां तीनों सेनाओं के नाम हैं, वो बनकर तैयार हुआ है। आइए अब आपको बताता हूं मैं, और जरा सुनिए लोग क्या कह रहे हैं। ये जो सियासत हो रही है शहीद जवानों के स्मारक पर, लोगों की क्या राय सुनिए। आज के दिन भी अगर वो वोट के लिए और जनता को डाइवर्ट कर रहे हैं दूसरे तरफ, तो ये सीधी सी बात है कि 2022 में बीजेपी की सरकार आ रही है और अखिलेश जी कहीं दिखाई नहीं देंगे। हमारे देश के जितने वीर जवान शहीद हुए, उन लोगों के बारे में उनको बात करनी चाहिए। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से सिर्फ सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, हर तरफ से वो हताश है, निराश है, कुछ नहीं कर रहे हैं। इतने बड़े राष्ट्र के गणतंत्र में उन्होंने अगर इस तरह की बातें करी हैं, तो मुझे नहीं लगता है बिल्कुल भी औचित्य है उनका इस देश की राजनीति में भी हिस्सा लेना। के दिन इस तरीके का बात करने का कोई औचित्य ही नहीं होता है, और इस तरीके का ओछी बातें आज के दिन करना भी नहीं चाहिए। आज के दिन नहीं करनी चाहिए। आज की ओछी मानसिकता है अखिलेश जी की कि आज के दिन ये राजनीति कर रहे हैं। आज के दिन जब हमारा देश रहेगा तभी हम रहेंगे। ये सब चीज़ों से विदेशी ताकतें मजबूत होती हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं गुलाम नबी आजाद को जो सम्मान मिल रहा है उस पर कैसे घमासान मचा है, उसकी हम बात करने जा रहे हैं। आजाद को सम्मान पर घमासान, पहली तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, देखिए जरा। गुलाम नबी आजाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ आप देख रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि गुलाम नबी आजाद की गांधी परिवार के साथ कितनी नजदीकी है। यह बात अलग है कि आजकल इस तरह की चर्चा है कि उन्हें साइडलाइन कर दिया गया, लेकिन दूसरी तस्वीर दिखाऊं, गुलाम नबी आजाद इतने सीनियर लीडर हैं कि उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी खासी नजदीकियां हैं, नरेंद्र मोदी के साथ भी खासा अच्छा रिश्ता है। और यही वजह है कि गुलाम नबी आजाद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी समझते हैं, उनकी अहमियत को जानते हैं, उन्हें खास सम्मान से नवाजने की तैयारी सरकार ने की है। यह है आपके सामने। इस पर कैसे घमासान कांग्रेस के अंदर मचाई आपको बताएंगे। गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण सम्मान से नवाजा जाएगा। देश का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। पद्म पुरस्कारों के चयन पर पहले आपको याद होगा सवाल उठते रहे हैं। कहा जाता रहा कि पार्टी विचारधारा से जुड़े लोगों को ही इस तरह के सम्मान दिए जाते हैं। विपक्षी नेता को सम्मान देकर परंपरा को तोड़ा गया है, यह पहली बार हुआ है। मोदी सरकार के फैसले की चारों तरफ तारीफ हो रही है और 2008 के बाद पहली बार कांग्रेस नेता को पद्म पुरस्कार दिया जा रहा है। मोदी आजाद के बीच शानदार केमिस्ट्री हमेशा से रही है। 2008 में प्रणब मुखर्जी को मिला था पद्म विभूषण, और राज्यसभा से विदाई पर आपको याद होगा किस तरह प्रधानमंत्री मोदी और गुलाम नबी आजाद भावुक हो गए थे। जरा दोनों के ये भावनात्मक जुड़ाव देखिए, उसके बाद आपको बताएंगे कि कांग्रेस को तकलीफ क्या है। सुनिए। गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया, करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया, और वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था, उनके आंसू
रुक नहीं रहे थे फोन पे सॉरी पद, सत्ता जीवन में आती रहे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भावनात्मक जुड़ाव सुना, लेकिन आइए अब मैं आपको बताता हूं, दिखाने जा रहा हूं कि बीजेपी सरकार में, मोदी सरकार में गुलाम नबी आजाद को पद्म पुरस्कार का ऐलान हुआ उनके नाम पर। कांग्रेस की तरफ से देखिए क्या ट्वीट आया। कपिल सिब्बल ने लिखा, बधाई हो भाईजान। विडंबना यह है कि जब देश सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान को, यानी गुलाम नबी आजाद के योगदान को मान्यता दे रहा है, लेकिन कांग्रेस को उनकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं है। ये कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया। लेकिन पलट के जयराम रमेश ने क्या लिखा है, पश्चिम बंगाल के पूर्व सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य ने सम्मान लेने से इनकार कर दिया। सही किया, वो आजाद रहना चाहते हैं, गुलाम नहीं। यानी जयराम रमेश का यह ट्वीट गुलाम नबी आजाद पर सीधा सीधा हमला था। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।